हाय वीवर्स, स्वागत है आप सभी का नविंदर यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ नवीन। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर। तो वाइगोत्स्की ने किस बात पर जोर दिया है अपनी थ्योरी में, तो इन्होंने क्या बताया है अपनी थ्योरी में, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है इनकी संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने जोर दिया। संज्ञानात्मक विकास पर हमने ब्रूनर की थ्योरी भी पढ़ी थी और पियाजे की थ्योरी भी पढ़ी थी। तो ब्रूनर की और पियाजे की थ्योरी से मिलती जुलती ही ये थ्योरी है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी वाइगोत्स्की की थ्योरी में, जो आपने लास्ट कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये कराने से पहले मैं जितने भी सीआरएसयू और एमडीयू के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ये गिवन नहीं है, लेकिन जितने भी अदर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ये जो थ्योरी है वो ज़रूर देखने को मिल सकती है। अगर आप सीटेट या फिर एचटेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है ये ज़रूर करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि लिव वाइगोत्स्की सोवियत रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के सामाजिक विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देखिए, इन्होंने बात की है बच्चों के सामाजिक विकास पर। तो इन्होंने बताया है कि किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम से होता है। इनका कहना है कि कोई भी बच्चा अकेला नहीं सीखता। जब तक बच्चा किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा, वातावरण के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक बच्चा सीख ही नहीं सकता। इनका ये कहना है। ठीक है, बच्चे के हर विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, अगर उस परिवेश में सारी सुख सुविधाएं विद्यमान हैं तो सामाजिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसके? बच्चे पर। अगर परिवेश अच्छा नहीं है तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सीखने में इन्होंने कहा है कि जो इन्वायरमेंट है या फिर जो सोसाइटी है, जो परिवार है, उनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले है इस बच्चे के सीखने में। ठीक है, इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र, परिवेश व भाषा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे जो मेन फोकस किया है अपनी थ्योरी पर, मेन जो बात इन्होंने बताई है, एक तो इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो किससे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। बच्चा जब इन्वायरमेंट में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तब बच्चा वहाँ से सीखेगा। बच्चा अपने घर से सीखेगा, पड़ोस से सीखेगा और बच्चे की लैंग्वेज डेवलप्ड होगी। ठीक है, लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। पियाजे ने लैंग्वेज पर कोई भी जिक्र नहीं किया है। पियाजे का कहना है कि बच्चे का विकास पहले होता है, लैंग्वेज बाद में आती है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है, इनका कहना है कि बच्चे की लैंग्वेज पहले आती है, उसका विकास बाद में होता है। ठीक है, और इन्होंने बात की है बच्चे की खेल कूद पर, कि बच्चा समूह में ज़्यादा सीखता है, बच्चा खेलता है तब ज़्यादा सीखता है, बच्चा सोसाइटी में रहता है तब ज़्यादा सीखता है। तो इस तरह की बात वाइगोत्स्की करता है। ठीक है, ये होगी मेन बात वाइगोत्स्की के बारे में। तो इनके 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स या फिर कोजेस कह लीजिए, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इन्होंने कहा है सोशल इंट्रैक्शंस, जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, जिससे बच्चा प्रभावित होता है, वो कौन कौन से कोजेस हैं या फिर एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इनका सोशल इंट्रैक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। तो 3 ही इन्होंने अपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे सोशल इंट्रैक्शंस कैसे होता है। बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार व भाषा का भी विकास होता है। बच्चा भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। इनका कहना है जो भी बच्चा सीखता है, कुछ भी बच्चा सीखता है, तो वो किससे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। जो सोसाइटी हमारी होती है उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इनका यही मानना है कि सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ सीखता है? समाज में अंतःक्रिया से सीखता है। ठीक है, सीटेट में बहुत ज़्यादा अगर ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते तो 3 या 4 क्वेश्चंस सीटेट में आपको इसी थ्योरी से देखने को मिल जाएंगे और आपको इनके पॉइंट्स याद होने चाहिए कि इन्होंने किन पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की है कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। इनका कहना है कि बच्चा अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से बहुत कुछ सीखता है। जिस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की
सांस्कृतिक प्रक्रिया बच्चे में वास्तविक विकास के स्तर में संभावित विकास के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। अब जैसा कल्चर होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। जिस तरह की संस्कृति होगी बच्चे की, जिस तरह का माहौल होगा घर में, तो बच्चा भी उसी तरह से सीखेगा, उन्हीं क्रियाओं से सीखेगा। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि जो संस्कृति है, जो कल्चर है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बच्चे के सीखने में। उसके बाद इन्होंने बात की है भाषा की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। उनके अनुसार भाषा विकास का आधार अंतःक्रिया है। भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंतःक्रिया स्थानांतरित करते हैं। सबसे मेन जो बात की है भाषा पर वो चॉम्स्की ने की है, और उसके बाद इन्होंने बात किया वाइगोत्स्की ने। भाषा पर इन्होंने जोर दिया है कि बच्चे की जब लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, मदर टंग में बच्चा बात करता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मदर टंग कहाँ से सीखता है बच्चा? अपने घर से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है। और जब बच्चा की जो मदर टंग है या फिर जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाएगी तो दूसरों से कम्युनिकेशन करने में बच्चा आसान हो जाएगा, बच्चे का दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना, और उससे बच्चा सीखेगा। क्योंकि जब तक बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी, दूसरों से बातचीत वो नहीं करेगा, तो सीखेगा कैसे? ठीक है, तो इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स पर बात की है, कल्चर पर, लैंग्वेज पर और सोशल इंट्रैक्शंस पर। ठीक है, और उसके बाद इनके अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो बात की है इन्होंने ZPD, दूसरा इन्होंने कहा है MKO, थर्ड इन्होंने कहा है स्कैफोल्डिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, किस स्तर में सीखता है, कौन से स्टेप होते हैं जिसमें बच्चा सीखता है, तो ये स्तर इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो ZPD क्या होता है? ZPD में इन्होंने बताया है कि कोई बच्चा स्वयं के स्तर या फिर किसी दूसरे की सहायता से कोई कार्य करता है तो बीच वाले क्षेत्र को ZPD कहा जाता है। बच्चे के स्वयं करने वाले कार्य और सहायता से होने वाले जो कार्य हैं उनमें अंतर होता है और इसी अंतर को ZPD कहा जाता है। अब कोई बच्चा है किसी टास्क को करता है, सबसे पहले वो खुद करता है, उसको सबसे पहले ईजी टास्क दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, अपने संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी मेंटल एबिलिटी है बच्चे की, जो भी बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल को बच्चा क्या है पास कर देता है। ठीक है, अब इजी लगता है उसको लेवल, तो उसके बाद क्या होता है उसको हम दूसरा लेवल देते हैं, थोड़ा सा हार्ड। जैसे हम गेम खेलते हैं तो लेवल्स क्या है इंक्रीज़ होते जाते हैं, और जैसे ही लेवल इंक्रीज़ होते हैं लेवल्स हार्ड होते चले जाते हैं। तो हम भी बच्चों को क्या देते हैं? लेवल्स देते हैं। ये देखते हैं कि बच्चा कहाँ तक उन लेवल्स को सोल्व कर पाता है, कहाँ तक बच्चे का जो दिमाग है या फिर जो मेंटल एबिलिटी है बच्चे की वो कहाँ तक है। तो बच्चे को जैसे जैसे टास्क दिए जाते हैं बच्चा सोल्व करता चला जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चा उस टास्क को सोल्व करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है या फिर उसको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये एक स्तर है, यहाँ तक बच्चे ने खुद कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने बच्चे को दे दिया दूसरा टास्क, वो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर आते आते बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, उसको वो टास्क कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, तो किसी ने उसकी हेल्प कर दी। ठीक है, तो उसकी हेल्प करने से, बच्चे को थोड़ी सी हेल्प मिलने से बच्चे ने जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया। अब ये जो गैप है दोनों का, हेल्प करने के बाद और बच्चे के टास्क कंप्लीट करने के बाद, जब बच्चे ने खुद किया तो हमने क्या किया, बच्चे का लेवल वो इंक्रीज़ कर दिया। जब बच्चा यहाँ तक आया, ठीक है, जब उसका लेवल इंक्रीज़ हुआ तो बच्चा यहाँ तक आया, तो दूसरा जो बच्चे ने टास्क जो कंप्लीट नहीं किया था, प्रॉब्लम जो आ रही थी, तो दूसरों ने हेल्प कर दी। जो दूसरे ने हेल्प की और बच्चा जो खुद काम कर रहा था, उसके बीच के गैप को ZPD कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो हेल्प बच्चे की दूसरों ने की है और जो बच्चा स्वयं करता है उसके बीच के गैप को ही ZPD कहा जाता है। ये लाइन आपको यहाँ पर इस तरह से समझनी है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। कोई बच्चा स्वयं के स्तर, मतलब जब बच्चा स्वयं उस लेवल को कंप्लीट करने के लिए खुद प्रयास करता है, खुद एफर्ट करता है और किसी दूसरे की सहायता से कोई कार्य करता है, मतलब जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो दूसरे उसकी हेल्प कर देते हैं, और उसी बीच के गैप को कहा जाता है ZPD। ठीक है, तो ZPD आपको समझ में आ गया ZPD क्या होता है। उसके बाद MKO क्या होता है?
इस पर उन्होंने कहा है, जब कोई बच्चा अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है और वह व्यक्ति बच्चे के सीखने में सहायता प्रदान करता है तो वो कहा जाता है एमकेओ। एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब हमसे जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसकी सहायता मिल जाए तो उसको एमकेओ कहा जाता है। अब ये कोई मायने नहीं रखता, जिसके पास जो नॉलेज है वो ज़्यादा है वो हमसे छोटा भी हो सकता है और हमसे बड़ा भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े हैं उनके पास जो नॉलेज है वो ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल्स में जाता है, या फिर स्कूल तो छोड़ो, स्कूल में तो कम ही एज हो जाती है बच्चे की। कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, आफ्टर मैरिड वो जाता है क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो उसके टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैरिड नहीं होते, ठीक है। जो उनके टीचर्स होते हैं वो मैरिड नहीं होते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे गर्ल्स होती हैं वो मैरिड हो जाती हैं। तो जो टीचर होता है, टीचर की एज कम हो जाती है स्टूडेंट से, तो जो टीचर है, टीचर के पास नॉलेज ज़्यादा है स्टूडेंट से, इसलिए तो वो पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। तो जो नॉलेज ज़्यादा है टीचर के पास उसको कहा जाएगा एमकेओ, क्योंकि स्टूडेंट किससे नॉलेज ले रहा है, जिसके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है उसी को एमकेओ कहा जाता है। और यहाँ पर एज की कोई बाधा नहीं है कि जो एमकेओ है या फिर जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वो हमसे बड़ा ही होगा, ये कुछ भी मायने नहीं रखता, वो हमसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार वो भी ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो वो भी एमकेओ होगा जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग क्या है, जब बच्चा किसी कार्य को करता है और उसे कार्य को करते करते कहीं अटक जाता है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम आती है किसी काम को करने में और उसको थोड़ी सी हम हेल्प कर देते हैं, उसकी थोड़ी सी हेल्प करते समय उसकी जो समस्या है वो हल हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। अब आप कंफ्यूज होंगे जेडपीडी में और स्कैफोल्डिंग में। देखिए, जो स्कैफोल्डिंग होती है वो जस्ट दूसरों ने जो हेल्प की है उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। लेकिन जेडपीडी में क्या था, जब बच्चा खुद करता है और जो दूसरों के द्वारा जब उसको हेल्प दी जाती है उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उसके बीच के अंतर को कहा जाता है जेडपीडी। लेकिन यहाँ पर कोई बीच का अंतर नहीं है, कोई स्टार्टिंग लेवल नहीं है, कोई लास्ट लेवल नहीं है। बस जो बच्चे ने काम स्टार्ट किया है, जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी दूसरे के द्वारा बच्चे की हेल्प कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये तीन जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वो याद करने हैं, जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। और ये जो स्कैफोल्डिंग है और जो जेडपीडी है आपने ब्रूनर की थ्योरी में भी पढ़ा था लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस की थी ब्रूनर की, तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा था। दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, हेल्प से सीखता है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो किस अवस्था में बच्चा कैसे कैसे सीखता है वो बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट बताया गया इन्होंने इन्फेंसी स्टेज कैसी होती है, इन्फेंसी स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है, जिसको कहा जाता है शैशवावस्था। ये होती है जन्म से लेकर 2 साल तक, ठीक है। इसमें बच्चे के सीखने का दायरा बहुत ही सीमित होता है। इस स्तर पर बच्चे से सामाजिक विकास की जो दृष्टि है वो उससे ज़्यादा आशा नहीं की जाती है। इस स्तर पर बच्चा स्वार्थी होता है, इसमें केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक मात्र होती है। वह दूसरों के हित की चिंतन को नहीं इतना प्रभावित करता, सिर्फ अपने बारे में ही बच्चा सोचता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा गुड्डे गुड़ियों, जो मूर्ति होते हैं, जो खिलौने होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं और जो पशु पक्षी पेड़ पौधे जो सजीव प्राणी होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता है। जो भी निर्जीव हैं और जो सजीव हैं दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। उनको बस ये पता है कि किसी भी अगर ये लगा लीजिए कोई दीवार से बच्चा टकरा गया और उसको दर्द हुआ है तो वो दीवार को पीटने लग जाएगा और वो ये कहेगा कि मेरे को तुमने दर्द किया है, मैं तुम्हें दर्द दूंगा, ठीक है। तो वो निर्जीव में और सजीव में कोई अंतर नहीं कर पाता। बस वो ये सोचता है कि मुझे दर्द हुआ है तो इस सामने वाले को भी दर्द होगा, ठीक है। सजीव और निर्जीव से कोई उसका लेना देना इस अवस्था में नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज में क्या होगा, बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता या फिर जो दायरा बच्चे का है वो क्या है, सीमित है। बहुत कम बच्चा सीखता है यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी भूख प्यास अपने बस काम कर लो, वहीं तक बच्चा सीमित होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की बाल्यावस्था, ये होती है 2 से 11 साल तक की। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद बच्चे की सामाजिक विकास का दायरा विस्तृत होता जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता जाता है सीखने का दायरा। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय में जाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर
एक दूसरे के साथ विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, जहाँ से सामाजिक विकास की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बच्चा टोली या फिर ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में विकास की विशिष्ट अवस्थाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का कहना है कि 2 से 11 साल तक की जो एज होती है बच्चे की, वो क्या होती है, बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है और जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, जैसे बुक्स है, पेंसिल है, पेन है, वो लेना देना स्टार्ट कर देता है और उसमें सहयोग की भावना या फिर जो वस्तुएं की आदान प्रदान की जो भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरों के साथ जो शेयरिंग करने की जो भावना है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चा क्या है, टोली या फिर ग्रोह में, मतलब ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट देखा होगा कि विद्यालय में जाना बच्चा स्टार्ट कर देता है। एक प्याजे की थ्योरी थी, मैं वहाँ पर बताना आपको भूल गई कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बच्चे की जो एज होती है स्कूल में जाने की, वो प्रारंभिक एज क्या होती है। तो ऑप्शन में थे 3 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, इस तरह के ऑप्शन थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि 3 साल होगी। अरे 3 साल नहीं होगी, क्योंकि 3 साल तो हमारे यहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है, लेकिन जो प्याजे हैं, जो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, उनका जो वातावरण है अपने अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरी दी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये थ्योरी कहाँ कहाँ तक डेवलप होगी, कहाँ कहाँ तक पढ़ाई जाएगी। तो जो 3 साल जो एज है बच्चों की स्कूल में भेजने की, वो हमारे यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो स्कूल में जो प्रारंभिक जो विद्यालय में जाने की जो एज होती है वो होती है 7 साल अकॉर्डिंग टू प्याजे। ठीक है, तो 3 साल करोगे तो 1 मार्क्स आपका 1 मार्क्स आपका कट जाएगा सीटेट में। उसके बाद किशोरावस्था के बारे में इन्होंने बात की है, ये होती है 11+11+ होती है एज। इनका कहना है कि इस अवस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अपने समवयस्क साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। जो बड़ा जो ग्रुप होता है उनके एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। अब इनकी भावना केवल समूह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि समुदाय, प्रांत, राष्ट्र, एक व्यापक जो भावना उनकी वो बन जाती है। इस अवस्था में बच्चे सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग की जो भावना है वो जो भावना होती है उसमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों का सामाजिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है, क्योंकि ये कौन सी एज है, यंग एज है, एडोलेसेंस स्टेज है, इसको माना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने हद से हटकर दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। जो इन्फेंसी स्टेज है वहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर बच्चा खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है, पड़ोस के बारे में सोचता है, या फिर एक अपने देश के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है। इसी एज में बच्चा ये तय करता है कि मुझे बनना क्या है। ठीक है, अपने एम्स को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये एजेस थी बच्चे की कितनी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि बच्चा किस अवस्था में कैसे कैसे सीखता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास किन किन तरीकों से होता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट आएगा, सामाजिक अधिगम से बच्चा सीखता है, सहयोगात्मक अधिगम से बच्चा सीखता है, सहायक अधिगम, सक्रिय भागीदारी, अंतःक्रिया, पारस्परिक शिक्षण, भाषा, खेल, संस्कृति, समूह कार्य, प्रोजेक्ट, स्कैफोल्डिंग, ZPD और स्पोर्ट फॉर लर्निंग। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये कुछ कारक हैं, जिन तरीके हैं जिनसे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, एक बार इनको याद कर लेना, एक बार इनको रिवीजन कर लेना कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनसे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, सो उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसके क्या क्या होंगे वाइगोत्स्की के। तो आपसे थ्योरी जितनी भी पूछी जाती है, जितनी भी आपकी थ्योरी हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, सभी में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आपसे अलग से पूछी जाती तो आप अपनी थ्योरी में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर लिख कर आओगे, नहीं तो अलग से 16 मार्क्स में आपसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि बच्चों को समूह में कार्य देकर उनके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे भी, और जो सहयोग की भावना है वो भी उनमें विकसित होगी और उनका ज्ञान इंक्रीज होगा। उसके बाद है सेकंड, बच्चों के दृष्टिकोण को समझकर उनके भाषिक स्तर में सुधार।
तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो बच्चे का जो दृष्टिकोण है सोचने का, समझने का, उसको समझकर हम बच्चे की भाषिक स्तर में भी सुधार ला सकते हैं। उसके बाद इनका कहना है कि बच्चे सामाजिक द्वारा अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि उनके आस पड़ोस में या फिर जो भी उनके टीचर्स है, कोई आइडल मान लेते किसी टीचर्स को या फिर किसी एक्टर्स को या फिर किसी भी राजनीतिज्ञ को आइडल मान लेते हैं, तो समाज द्वारा भी बच्चे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। और जितने भी सोसाइटी में जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं या फिर उनके आस पड़ोस के या फिर फैमिली में कोई भी हो सकता है, तो उनसे इंस्पायर होकर बच्चों का जो ज्ञान है वो विकसित होता है। उसके बाद इनका कहना है कि शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन करके उनकी सहायता कर सकते हैं। मतलब कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है ये देखकर उनकी हेल्प अगर कोई टीचर्स करेगा या फिर कोई भी करेगा, तो क्या होगा, बच्चे को हेल्प मिलेगी और अपनी समस्या का जल्दी समाधान कर लेगा। ठीक है। उसके बाद इनका कहना है कि बच्चों को खेलने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। खेल पर, भाषा पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। उसके बाद इनका कहना है कि बच्चे स्वयं तथ्यों को खोजने में सक्षम होंगे, क्योंकि बच्चे क्या है, स्वयं करते हैं। अब अगर कोई बच्चा स्वयं से कोई काम करता है तो क्या होगा, उसमें खोज करने की जो क्षमता है, जो खोजने की जो बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं वो डेवलप होंगी। बच्चा स्वयं करके सीखने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बच्चे समूह में प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे सामाजिक अंतःक्रिया होगी। अब कोई टीचर्स बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे और ग्रुप बना देंगे कि 4 स्टूडेंट्स का हम ग्रुप बना रहे हैं, आपको ग्रुप में काम करना है, ये प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, कोई बच्चा किसी पॉइंट पर काम करेगा तो कोई बच्चा किसी पॉइंट पर काम करेगा, तो बच्चे आपस में अंतःक्रियाएं करेंगे और सभी एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ हम इस थ्योरी में करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि भाषा का विकास होगा। कैसे होगा, जब कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज से हटकर किसी दूसरी लैंग्वेज वाले व्यक्ति से बात करेगा, तो एक तो दूसरी लैंग्वेज को सीखेगा और जो उसकी खुद की लैंग्वेज है वो भी डेवलप होगी। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि अध्यापक एक सहायक के रूप में कार्य करेंगे, उनके कार्य में सहायता करेंगे। तो इनका कहना है कि अध्यापक क्या होगा, एक सहायक कर्ता के रूप में होगा और जहाँ पर भी बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ पर बच्चों की हेल्प भी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना है कि बच्चे के स्वयं का ZPD कितना है उसके अनुसार हम उनको एक्टिविटी देंगे, क्योंकि ZPD में आपने देखा था कि बच्चों को हम टास्क देते हैं और बच्चों ने टास्क को कहाँ तक कितना कंप्लीट किया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। और कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको एक्टिविटी देंगे। उसके बाद इनका कहना है कि बच्चे समूह में कार्य करते करते एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोग की भावना भी विकसित होती है। और बाद में इनका कहना है कि लर्नर जो है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि सब कुछ सीखना करना किसको है, लर्नर को है, स्टूडेंट्स को है। इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसको एक्टिव कहा है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यहाँ पर हो गए। आपके कंक्लूजन लिखना मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, तो कंक्लूजन आप अपने एग्जाम में ज़रूर लिखना, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि वाइगोत्स्की ने किस पर काम किया है, सोशल इंटरेक्शन पर काम किया है, लैंग्वेज पर इन्होंने फोकस किया है। और इनका कहना है कि बच्चे सबसे ज़्यादा समाज में सीखते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, और बच्चे खेल कूद से सीखते हैं और अपनी लैंग्वेज से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो भी वाइगोत्स्की की थ्योरी है और जो भी वाइगोत्स्की ने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। तो ये थी आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी कंप्लीट होती है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जितने भी टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सभी में ये जो थ्योरी है वो आपकी देखने को मिलेगी और इम्पोर्टेंट थ्योरी है। और सीटेट में तो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कहीं भी सीटेट में अगर वाइगोत्स्की क्वेश्चन में है तो आंसर में ये वर्ड आप देख लेना, आपका आंसर वहीं पर ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी रखिएगा। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।